नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, इनमें वृद्धि हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम, शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ यानी कि फैलने के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है। आगे बात करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है यानी कि यह ज्यादा है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक और परिमाणात्मक सब दृष्टि से कितना विकास हो रहा है वो आपका आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास के माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक हो गया, राजनैतिक हो गया, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन हो गया, शिक्षा साक्षरता दर हो गई, जीवन प्रत्याशा हो गई, पोषण का स्तर हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई और प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप की हो। आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे तो केवल परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो उसमें परिवर्तन आपका आर्थिक समृद्धि कहलाती है। लेकिन आर्थिक विकास परिमाणात्मक भी हो और गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आर्थिक तथा अनार्थिक दोनों चरों में परिवर्तन। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, सीधे सीधे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चौथा आपका कुछ अलग होगा। जो ये 3 है इनको छोड़कर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, या फिर कि इसमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। ठीक है, आर्थिक विकास की माप। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। ठीक है, अच्छा, विश्व बैंक ने किया आपका 1970 में इसका प्रतिपादन। और आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम का क्या मतलब है, बेसिक नीड्स अप्रोच, यानी जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे स्वास्थ्य आ गया, ठीक है, शिक्षा आ गई, खाना आ गया, खाद्य, ठीक है, उसके बाद आपका जल आ गया, जल आपूर्ति, फिर आपका स्वच्छता हो जाता है और आपका आवास हो जाता है। तो ये है आपका बेसिक नीड्स अप्रोच यानी कि आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। आगे बात करते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविस मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया था। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों, शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वयस्क साक्षरता दर एडल्ट लिटरेसी रेट एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज 1, इनके औसत मान का उपयोग किया जाता है और ये 0 से 100 पैमाने पर होता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना मतलब उत्तम स्थिति
की ओर बढ़ना है, और 1 की ओर बढ़ना मतलब खराब स्थिति का परिचायक होता है। अब बात करते हैं क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहला प्रयोग सन 1993 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने किया था, और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। ठीक है, इसको आप PPP के नाम से भी जानते हो, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, ये आर्थिक सिद्धांत जो है ये क्या सुझाव देता है कि जो दो देशों की मुद्राएं हैं उनका जब आदान प्रदान हो तो उनके जो बीच वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी कीमत बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपकी क्रय शक्ति समता विधि। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति समता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये अब भी है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि विश्व की 10 शीर्ष जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये जो थी तो ये किसके आधार पर है, ये है नॉमिनल GDP के आधार पर, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर। लेकिन अगर क्रय शक्ति समता के आधार पर पूछेगा तो भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं निवल आर्थिक कल्याण यानी कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां, अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। ठीक है, ये आपका निवल आर्थिक कल्याण कहलाता है। ठीक, यानी कि जो भी आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से आप क्या क्या कर दो, जो उत्पादन की छिपी हुई लागत है, अभी जो आधुनिक नगरीकरण हो रहा है उसमें जो आपको हानियां हो रही हैं, जो भी आपके अवकाश हैं उनको हटा दें, और गृहिणियों की जो सेवाएं हैं क्योंकि उसका तो कुछ पैसा नहीं मिलता है, इन सारी चीजों को प्लस करके अगर आप GNP में से माइनस कर दें तो वो आपका NEW यानी कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर निकल आता है। सैमुअल्सन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर न्यू लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कॉब ने 1989 में किया था। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नॉर्धास तथा जेम्स टॉबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इसकी धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअल्सन ने संशोधित करके नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक ये पाकिस्तान से और अमर्त्य सेन भारत तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया है। मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है कि जीवन प्रत्याशा के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या आता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। ठीक है, जैसे मानव विकास सूचकांक 0 से 0.550 से कम निम्न मानव विकास वाले देश, फिर 0.550 से 0.7 से कम मध्यम मानव विकास वाले देश, 0.7 से 0.8 उच्च मानव विकास वाले देश, और 0.8 से लेकर 1 तक जो होगा वो बहुत उच्च मानव विकास वाले देश कहलाते हैं। ठीक है, 2012 में मानव विकास सूचकांक जारी नहीं किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहां के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाए, ना कि केवल आर्थिक विकास को। चलिए आगे बात करते हैं खुशहाली। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है।
दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है, यानी कि छुपी हुई है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। ठीक है, ये आपको एक तो याद रखना है कौन सी इंडेक्स कौन जारी करता है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना है। ठीक, खुशहाली की माप के निम्न 6 कारकों के आधार पर की जाती है। देखते हैं क्या क्या है। प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी क्रय शक्ति की तुल्यता के आधार पर। ठीक, फिर सामाजिक सहयोग कितना है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हेल्थ, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध। ये 6 विकल्प है किसके लिए, आपकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है। ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2006 में पहली बार जारी इस रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानकों पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आंकड़े जारी किए गए। तो अब बिंदु कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। देखिए आप हर एक में देख रहे हैं, हर रिपोर्ट जो है उसमें सबसे पहले आपका स्वास्थ्य तो आता ही आता है। फिर आगे राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा का अवसर और आर्थिक भागीदारी और अवसर। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता और 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता से है। यह ध्यान रखने की बात है। चलिए नेक्स्ट है आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा विकसित किया गया था। यह सूचकांक 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में जारी किया जाता है। यह आय आधारित सूचियों से परे गरीबी का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कारकों का उपयोग करता है। यह सूचकांक तीक्ष्ण बहुआयामी निर्धनता का निर्देशांक है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशन से इसको नापते हैं। तो देखिए इसमें भी आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। चलिए, और अब ये जो 3 चीजें हैं आपके, इनके आकलन के लिए 10 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वास्थ्य के लिए हो गया बाल मृत्यु दर, पोषण। शिक्षा के लिए हो गया स्कूल के वर्ष, बच्चे नामांकित कितने हुए। जीवन स्तर के लिए हो गया रसोई गैस, शौचालय, पानी, बिजली, फ्लोर और संपत्ति। स्वास्थ्य, प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन दिया जाता है। बाल मृत्यु, यदि किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वह स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। फिर आता है आपका पोषण, यदि कोई भी बच्चा या वयस्क जिसके बारे में पोषण संबंधी सूचना उपलब्ध है, यदि वह कुपोषित है तो वह पौष्टिक भोजन से वंचित है। शिक्षा, प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष, यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य 5 वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहा है। विद्यालय में उपस्थिति, यदि 1 से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था और विद्यालय जाने से वंचित रहा है। इस आधार पर ये शिक्षा के मापदंडों को नापते हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि गरीबी का क्या स्तर है। अब जीवन स्तर की बात आती है तो 1/18 के बराबर भारांकन होगा यहाँ पर। विद्युत, अब किसी घर में बिजली संयोजन नहीं है तो वह वंचित है। पेयजल, यदि किसी परिवार की स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या उस स्रोत तक आने जाने में 30 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो ऐसा परिवार भी पेयजल से वंचित माना जाता है। स्वच्छता, यदि परिवार को पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं है या सामूहिक शौचालय प्रयुक्त किया जाता है तो भी वह स्वच्छता से वंचित है। फर्श की बात करें, यदि घर का फर्श धूल युक्त है, बालू युक्त है, गोबर से लीपा गया है तो वह फर्श से वंचित माना जाएगा। भोजन पकाने का ईंधन, यदि घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी का कोयला या गोबर के उपलों का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब वो ईंधन से वंचित है। आस्तियां, ऐसे परिवार व्यक्ति को वंचित माना जाता है जिनके पास रेडियो, टीवी, टेलीफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर जैसी आस्तियों में
कोई भी एक से अधिक आस्ती ना हो और जिनके पास कार या ट्रैक्टर ना हो। तो निर्धन कौन हुआ? उपर्युक्त वस्तुगत अभिलक्षणों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुआयामी गरीब माना जाता है जो इन सब चीजों से वंचित होते हैं। जो इनमें से 1/3 या इससे अधिक आयामों से वंचित है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग भारत में एमपीआई की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। वैश्विक एमपीआई भारत सरकार द्वारा पहचाने गए उन 29 चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों में से एक है जिन्हें सुधार और विकास के लिए वैश्विक संकेतक यानी कि ग्लोबल इंडिसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ GIRG के रूप में जाना जाता है। GIRG में शामिल सूचकांक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी में मदद करते हैं। चलिए अब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD और IDA ये मिलाकर आपका वर्ल्ड बैंक बनाता है। 1944 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, और मुख्यालय जो है इसका वॉशिंगटन DC। और ये विश्व बैंक समूह की ऋण देने वाली शाखा है। कई बार क्या होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, इसके लिए आपका IBRD की बजाय वर्ल्ड बैंक आ जाता है, तो वो भी सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अब IDA की बात करेंगे तो IDA है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, IDA क्या करता है? ये दुनिया के सबसे जो गरीब देश हैं उनकी मदद करता है, ठीक है। और 24 सितंबर 1960 इसमें इसकी स्थापना हुई थी। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये हो गया आपका महबूबुल हक, ठीक है। और प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है? ये UNDP के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, स्वास्थ्य पोषण है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है, सकल नाम निवेश दर नहीं है। मानव विकास सूचकांक का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी। शैक्षिक विकास सूचकांक 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान रखने वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, लेकिन ये करंट के हिसाब से करना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? आयात निर्यात जहां पर बंद हो। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो आपका प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इन सभी पर निर्भर करता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। हरित सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ग्रीन इंडेक्स का क्या मतलब है? कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से विकास किया जाए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो ये सामाजिक असमानता है। जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय है, प्रौढ़ साक्षरता हो गया। तो अब इसमें देखिए, साक्षरता किसी भी रूप में आ सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि यही LPG पॉलिसी लेकर आए थे, ठीक है। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 की बात है, ठीक है। ये थे आपके वित्त मंत्री, और नरसिम्हा राव जो थे वो थे आपके प्रधानमंत्री। तो इनके समय में ही ये पॉलिसी आई थी, तो इसलिए ना उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है।
मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है? यूएनडीपी ने। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं, यानी कोई आयात नहीं, निर्यात नहीं? तो इसको समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर हम देखते हैं कि ये सार्वजनिक है या निजी। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।